देर रात अमेरिका का ईरान पर हुआ वो वार जहां सेंटकॉम ने भी दक्षिण ईरान पर टारगेट किया है और IRGC के मिलिट्री कमांड सेंटर पर हमला, जहां मिसाइल ड्रोन फैसिलिटी पर हमले का दावा। केशम द्वीप बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ है। जी हां, केशम द्वीप अबू मूसा पर भी अटैक किया गया है। अहवाज, अबादान, बुशर को भी टारगेट किया गया। अब पश्चिम एशिया में यूएस एयरफोर्स की गतिविधि। बड़ी खबर यह है कि एयर रिफ्यूलिंग का वीडियो जारी किया गया है। साथ ही सेंटकॉम ने यह वीडियो जारी किया है। पोसिडॉन विमान में हवा में ईंधन भरा गया। समुद्री घेराव, एयर सुप्रीमेसी, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया में यूएस एयरफोर्स की गतिविधि की ये लेटेस्ट तस्वीर जारी की गई है, जहां सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है और ये पोसिडॉन विमान में हवा में ईंधन भरा गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से देर रात बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि देर रात अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए, एक बार फिर से उसको आर्थिक चोट पहुंचाते हुए उन आइलैंड्स, उन द्वीप को टारगेट किया गया जहां से ईरान ऑपरेट करता है। एवाज, अबादान, बुशर टारगेट पर रहे। केशम द्वीप पर हमला हुआ और साफ है कि लगातार अमेरिका बंदर अब्बास, केशम द्वीप, केश द्वीप हर स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। इधर इराक के एरबिल पर ईरानी हमला, कुर्द गुट पर ईरान ने हमला किया है। ड्रोन से बनाया गया निशाना। अब एरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना तैनात। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल यूएस बेस पर हमले की खबर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ईरान ने एयरबेस पर जोरदार हमलों को अंजाम दिया है, क्योंकि ईरान लगातार एरबिल एयरबेस को टारगेट कर रहा है। बहरीन में हमले हो रहे हैं, कुवैत में हमले हो रहे हैं, लेकिन एरबिल एयरबेस पर हुए हमलों की ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जहां खबर यह भी है कि अमेरिकी सेना तैनात। और फिलहाल यूएस बेस पर हमले की लेकर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से ईरान लगातार यूएस एसेट्स को टारगेट कर रहा है, यूएस के एयरबेस पर हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं इराक के सुलेमानिया पर भी ईरानी हमला, कुर्द गुट के हथियार डिपो पर अटैक। ईरान का आरोप, कुर्द संगठन इराकी कुर्दिस्तान से ईरान में घुसपैठ हमले करते हैं। तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें आपके सामने। ड्रोन से बनाया गया निशाना और कुर्द ठिकानों को टारगेट किया गया, क्योंकि ईरान ये मानता है कि कुर्दिस्तान से कुर्द लगातार हमले करते रहते हैं। कुर्द गुट पर ईरान का टारगेट। न सिर्फ सेंटकॉम बल्कि IRGC की तरफ से भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार IRGC ईरान बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। जॉर्डन पर कुछ दिन पहले हुए हमले की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। हालांकि जॉर्डन में लगातार IRGC की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां यूएस एसेट्स को टारगेट किया गया। अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले की ये तस्वीरें IRGC की तरफ से जारी की गई हैं। और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट मार गिराए। एक दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पर किया था मिसाइल हमला। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर तैनात F-35। IRGC का दावा, अल अजराक बेस पर 3 F-35 तबाह।
बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को $300 मिलियन के नुकसान का दावा किया जा रहा है, जहां 3 अन्य F-35 फाइटर जेट्स को नुकसान का दावा किया गया। जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। IRGC की तरफ से हुए इन हमलों को लेकर ही मनीष, कुछ दिन पहले हमने आपसे यह अहम सवाल भी किया था कि न सिर्फ ड्रोन अटैक्स बल्कि मिसाइल से वार किया जा रहा है, और जॉर्डन एक और बड़ा ऐसा एपिसेंटर बन चुका है जहां यूएस के तमाम एसेट्स को टारगेट करना ईरान के लिए इतना आसान क्यों हो गया है। आगे इसको लेकर करे सवाल, उससे पहले बड़ी खबर आज की यही है जहां F-35 फाइटर जेट को नुकसान का किया जा रहा है दावा। और देखिए, ईरान के दावे पर सेंटकॉम ने फैक्ट चेक किया है। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को गलत बताया। किसी भी F-35 को नुकसान नहीं हुआ है। सेंटकॉम कह रहा सभी मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये सेंटकॉम का दावा है, यानी कि ईरान के दावे का खंडन सेंटकॉम ने किया है कि F-35 को मार गिराया ईरान। तो लगातार हो रहे हमलों में अब बड़ा दावा सीधे F-35 को नष्ट करने का, नुकसान पहुंचाने का किया जा रहा है। खबर क्या है? क्योंकि ईरान दावा यह कर रहा है कि उसने 3 F-35 को मार गिराया है, जबकि अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां ईरान यह कह रहा है कि $300 मिलियन के नुकसान को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी चोट अमेरिका को पहुंचाई गई है, जबकि अमेरिका रवि दावा यह कर रहा है कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बिल्कुल, सेंटकॉम की तरफ से ईरान के इन दावों का खंडन किया गया है। ईरान ये कह रहा है कि 3 अन्य F-35 को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ये कह रहा है कि किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीधे तौर पर अमेरिका नकार रहा है। जॉर्डन के अल अजराक बेस पर हमला किया गया, जहां पर ये F-35 पार्क थे, और वहीं पर इनको नुकसान पहुंचा। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं पहुंच पाए मिसाइल, उनको पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। मिसाइल ड्रोन जो भी थे उनको पहले ही रोक दिया गया। मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, अभी कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि 14 दिन के वॉर प्लान को रखा गया है ट्रंप के सामने, और एक न्यू फ्रेश राउंड ऑफ वॉर की शुरुआत की जाएगी। क्या यह माना जाए, चूंकि यह दूसरा लगातार दिन हम देख रहे हैं जब बड़े हमले किए गए, उस राउंड की शुरुआत हो गई है, और इसमें अमेरिका, जैसे F-35 की बात हो रही है, अमेरिका के क्या ऐसे नुकसान को झेलने के लिए तैयार है, मन बना चुका है? देखिए, 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी हुई, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका को वो डिजायर्ड रिजल्ट मिला नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी कि हॉर्मुज के आसपास ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि कम से कम हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान कोई हमला नहीं कर पाए। तो अब फिलहाल एक प्लान बी पर काम किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, कि किस तरीके से ईरान पे दूसरे राउंड का जो अटैक होगा, ताकि ईरान की क्षमता कम हो सके और हॉर्मुज पे जहाज आ जा सके। फिलहाल तो नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाना। तो जॉर्डन में जब ईरान ने हमला किया पिछले हफ्ते, और जिस तरह से 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, 3 सैनिक मारे गए, और उसके बाद ईरान की तरफ से जो अब दावा किया जा रहा है कि हमने जो लेटेस्ट स्ट्राइक किया है उसमें 3 F-35 को हमने डैमेज किया है। हालांकि अगर 3 F-35 डैमेज होता तो ये अपने आप में बड़ी बात होती। चलिए, आपने हवा में नहीं F-35 को मार गिराया, लेकिन आपने जमीन पर उसको नुकसान पहुंचाया। कई बार संभव भी होता है। आपको याद करिए, यूक्रेन ने एक रशियन एयरबेस पर अटैक किया था ड्रोन से, और उस वक्त वहां पर बहुत से जो B-2 बॉम्बर्स के साइज के जो उनके बॉम्बर्स थे, उनको नुकसान पहुंचा था। तो ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन फिलहाल अभी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमारे सारे F-35 सुरक्षित हैं। तो इन दावों प्रति दावों के बीच में एक बात तो है कि ईरान ने जॉर्डन जैसी एक कमजोर या दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और वहां पर अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि कैसे अपने एयर डिफेंस को मजबूत करें ताकि ईरान वहां और ज्यादा नुकसान न कर सके। बिल्कुल, लेकिन आज एक और बड़ी खबर है मनीष, आपके पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले सुनिए कैसे पहली बार मिस्र के स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ, और मिस्र के दामेता पोर्ट पर हमले को लेकर खबर। इस हमले में अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर में आग लगी है। हुथी पर हमला करने का शक है। तो देखिए, मिस्र तक पहुंची युद्ध की आंच। जी हां, खबर क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। पहली बार स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है।
और इजिप्ट या मिस्र के दमियत्ता पोर्ट पर यह हमला किया गया है। हमले में अमेरिका का एक गैस स्टोरेज टैंकर तबाह हुआ है। हालांकि हुथी ने इस हमले को अंजाम दिया है और स्वेज नहर पर हमले के साइड इफेक्ट समझिए, क्योंकि स्वेज नहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है और एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। हालांकि स्वेज पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ड्रोन हमले के बाद स्वेज की सुरक्षा के लेकर भी नई चिंताएं हैं और अगर स्वेज असुरक्षित तो जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। साथ ही माल ढुलाई और बीमा की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ेगा। चतुर्वेदी सर, हम अभी तक युद्ध विस्तार को लेकर सवाल इसीलिए करते थे कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकता है, लेकिन इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए अगर आप सीधे स्वेज को टारगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये मुश्किलें वैश्विक स्तर पर खड़े होने से साथ साथ अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर, इसमें दो तीन चीजें गौर करने वाली, लेकिन उसके पहले आपको और आपके को पैनलिस्ट को, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार और जय हिंद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस पे आप गौर कीजिए कि ईरान की पॉलिसी बड़ी सिंपल है, रिजिलियंस, कि अगर वो डटे रहे मैदान में तो ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार है, अगर डटा रहा ईरान। और आप देखिए आज भी जो भी आप दिखा रहे हैं वो बेसिकली हॉर्मुज़ में यूएस जो है ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। खुजस्तान से लेकर नीचे तक, जो बंदर अब्बास तक जितने भी उसने कासम में, किस में ये सब किया है, वो सब कुछ यही है, दिखाता है कि वो कोशिश ये कर रहा है किस तरह से हॉर्मुज़ को सेव किया जाए। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है कि वो कोर्ट से जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है इराक में, उस पर उन्होंने किया क्योंकि वो एक सपोर्ट बेस था इनका। नाउ कमिंग टू दमियत्ता जो है, ये बेसिकली जितना लार्ज होता जाएगा इतना ईरान को फायदा होता जाएगा। ईरान से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला है ईरान ने, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इजराइल ने किया है, हम पे लगा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए 12.5% ऑयल जो है वो बाब अल मंदाब से होके जाता है, तो वेस्टर्न सपोर्ट सिस्टम डैमेज हो रहा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें और गौर करने वाली हैं। हालांकि हर कोई कह रहा है कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका की शांति का प्रयास। क्या अमेरिका शांति प्रयास, मैं प्रश्न करता हूं, क्या वो चाहते हैं? जितना ब्रेंट का प्राइस बढ़ेगा उससे सबसे बड़ा किसका फायदा हो रहा है? अमेरिका को। आज उनका इन्फ्लेशन घट गया, 4.2 से 3.5 आ गया है। तो ये कहना कि इससे अमेरिका बिल्कुल हटना चाहता है, मेरे ख्याल में वो इसको सुलगाए रखना चाहता है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये वॉर जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही जो आपके खाड़ी के देश हैं, जी सर, उनको नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। और जो F-35 की जो आप बात कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड के बाद कितना असर हुआ वैश्विक व्यापार को, ये हम देख चुके हैं। वहीं पूरे पर्शियन गल्फ के साथ साथ ओमान और अब स्वेज कैनाल, जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या अमेरिका इंटरेस्टेड है कि दुनिया में जो अगर ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो उनको नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। उनका ऑयल और वेनेजुएला का ऑयल ज्यादा बिकेगा, जिसपे कि उनका टोटल काबू है। अगर आप देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि लोग, हालांकि वेस्टर्न पूरा मीडिया यही कहे जा रहा है कि आज इससे अमेरिका के प्रयास में नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका ये लड़ाई बंद करना चाहता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं एक चैलेंज करता हूं कि बताए कोई कि क्यों घटना चाहिए। उनका अपना इन्फ्लेशन तो घट रहा है, उनका ऑयल ज्यादा बिक रहा है, तो कैसे उनको कैसे नुकसान हो रहा है? बट जिस स्तर पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर यही है सर कि अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है और साथ ही अरब में यूएस बेस पर ईरान हमले कर रहा है। इराक में यूएस और सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं और जंग में अब ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव हो चुका है। खबर यही है कि ईरान और अमेरिका की जंग अरब में फैल चुकी है। तो ईरान युद्ध का नया चरण अब अरब में भीषण रण। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्या है वो आपको बताते हैं। अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। दावा क्यों किया जा रहा है? अरब में यूएस बेस पर हमला कर रहा है ईरान और इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार
कर रहे हैं। ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव हो गया है, ईरान समर्थित गुट भी जंग में शामिल है। इसका मतलब क्या है? हमले अब ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है और ये वॉर एक तरीके से आप देखिए एक रीजनल वॉर के रूप में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। कार्तिकेय काले सर, इसी खबर से जुड़ा मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या कभी कोई ऐसी स्थिति देखते हैं आप कि अरब वर्ल्ड भी ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई में घुस जाएगा? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी? क्या अमेरिका ऐसा चाहेगा या फिर अमेरिका चाहेगा कि हम इस वॉर को लीड करते रहें, अरब हमें पैसा देता रहे? देखिए, अगर ये वॉर ऐसे चलता रहा तो जिस तरीके से चल रहा है धीरे धीरे एक काइंड ऑफ मैं इसको मानता हूँ एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बन गया है वेस्ट एशिया में और कंप्लीटली इसको ये धीरे धीरे ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करते करते कंप्लीट वेस्ट एशिया को ले लेगा। देखिए, कोई भी लड़ाई जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रही है, जबकि कोशिश पार्टिसिपेंट्स की यही है कि लड़ाई को फोकस रखा जाए, परंतु धीरे धीरे वो स्पिल ओवर करेगी और आगे की तरफ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां से लड़ाई शुरू हुई थी और आज जहां पहुंची है उसमें बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसमें आ गया है और अब इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो देखिए, जो पेरिफेरल नेशंस थे वेस्ट एशिया में, ये धीरे धीरे भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लड़ाई में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो एक साइड पे एक्चुअली ईरान का जो वार है वो झेल रहे हैं। अब मैं बिल्कुल चतुर्वेदी सर के साथ इत्तेफाक रखता हूं इस बात पे कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई मंशा नहीं है इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का इस वॉर से कोई डायरेक्ट इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मेरा मानना यह है ये एक सारी की सारी लड़ाई एक दूसरे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और जो देश इस लड़ाई से अफेक्टेड हैं वो कहीं पर भी यूनाइटेड स्टेट्स की पेरिफेरी में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स तो डेफिनेटली इससे अफेक्टेड नहीं है। यदि कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है और उसी कारण इस लड़ाई को जो है खींचा जा रहा है। अब जहां तक इस लड़ाई के दायरे को वेस्ट एशिया में बढ़ने का सवाल है, तो जब तक ये लो इंटेंसिटी पे रहेगा, दैट मीन्स कि ये एक मिलिट्री एम तक फोकस रहेगा, तब तक ये लड़ाई जो है वहीं पर रहेगी और हॉरिजॉन्टली और बढ़ सकती। अंडरस्टूड सर, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका में अब खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट बन रहे हैं अमेरिकी बेस। अब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह भी किया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, डिटेल में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जी, तो इस खबर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका के पास खत्म हो रही है मिसाइलें? अमेरिकी भंडार में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी। ईरान जंग में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर नष्ट। ईरानी मिसाइल को टारगेट करने के बाद आई कमी। युद्धपोत पर तैनात इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल किए गए। अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह क्या है? इंटरसेप्टर युद्ध से पहले अब अनुमानित कमी आई है। पैट्रियट की अगर देखिए बात करें पैट्रियट इंटरसेप्टर की, तो युद्ध से पहले ये 2330 के करीब थे और अब इसमें 65% की कमी बताई जा रही है और इनकी अनुमानित संख्या भी घटी है। थाट की बात करें, पहले 452 थे, 38% कम हुए हैं। अब 234 से 278 इनकी संख्या अनुमानित बताई जा रही है और यही वजह है कि अब प्रोडक्शन इनका बढ़ाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। मनीष, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। दोनों एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। अमेरिका हर हाल में बेनिफिट किसी ना किसी तौर पर हासिल कर ही रहा है, चाहे वो तेल को लेकर हो या हथियारों को लेकर क्यों ना हो। लेकिन ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि क्या वाकई ईरान इस स्तर पर अब डोमिनेट करने की पोजीशन पर पहुंच गया है अमेरिका को, कि वो अमेरिका को इतनी हिम्मत दे चुका है कि अगर आप हमले करोगे तो हम आपको हमलों के तहत इन्हीं सिचुएशंस में और वल्नरेबल कर देंगे। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुख्य समुद्री मार्ग पर जिस तरीके से ईरान कंट्रोल करने की कोशिश करता आया, उसका दबाव का कोई असर नहीं हुआ। वहीं हुती अब जिस स्तर पर और बाकी समुद्री मार्ग पर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसका असर नजर आता है हमेशा। देखिए, वैसे भी अगर आपको डिस्टर्ब किसी को करना हो तो उसके लिए सुपर पावर बनने की जरूरत नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हो या फिर बाब अल मंदेब में हो, अगर बाब अल मंदेब में
मान लीजिए हूती डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हूती बहुत बड़े मिलिट्री पावर है। वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ज्योग्राफी उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। ठीक वही बात हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ है कि ईरान की क्षमता है और ईरान ने ये क्षमता दिखाई है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पे ईरान का एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल कंट्रोल है, क्योंकि वो उसके पास स्थित है और ज्योग्राफी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ईरान की सैन्य क्षमता को देखें तो ऐसा नहीं है कि ईरान इतना ताकतवर है कि वो अमेरिका पर जाकर अटैक कर सकता है या अमेरिका की हार होगी। ईरान सरवाइव कर गया है। ईरान की सर्वाइवल को विक्ट्रीज के साथ नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह देखा जा सकता है कि ईरान लंबे समय तक इसे खींच सकता है, और अगर अमेरिका लंबे समय तक जंग लड़ने को तैयार नहीं है तो फिर उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा या फिर अपने लक्ष्य के बगैर लौटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्या अमेरिका हार रहा है? अमेरिका हार नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका जीत भी नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जैसा सोचा था जंग का परिणाम उस हिसाब से हो भी नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता। मेरा तो मानना यह है कि आप रूस यूक्रेन का जंग देख लें या इजराइल गाजा का जंग देख लें, छोटा सा गाजा और 2 साल तक लड़ाई होने के बाद फाइनली पॉलिटिकल नेगोशिएशन के जरिए ही बंदियों की रिहाई हो और सकी। अमेरिका के अपने भी अनुभव रहे हैं, वो चाहे वियतनाम हो चाहे वो तालिबान हो, वहां भी अमेरिका ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं और फिर सब कुछ समेटकर वो भागे भी हैं। तो ये इतिहास अमेरिका का भी रहा है, उसको इस तरह के युद्ध का एक कड़वा अनुभव भी है। और देखिए, ईरान की पिकेक्स पहाड़ी को लेकर एक खबर सामने आ रही है। पिकेक्स में ईरान ने छिपाए परमाणु सेंट्रीफ्यूज, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर। तो पिकैक्स पर ईरान का परमाणु खजाना, क्योंकि पिकैक्स पहाड़ पर ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित। हालांकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं, कोई नष्ट नहीं हुआ। इजरायल ने यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया और सेंट्रीफ्यूज और दूसरे अहम ढांचों पर भी निशाना। और देखिए, इजरायल की चेतावनी क्या है। अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो सैन्य कार्रवाई करेंगे, ये चेतावनी इजरायल की तरफ से। ट्रंप 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। क्या है वो विकल्प? नया परमाणु समझौता पहला विकल्प, दूसरा कड़े आर्थिक प्रतिबंध और तीसरा सैन्य कार्रवाई। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से यह खबर।